अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने-पहचाने हरी मोहन जी। बहुत शुक्रिया हरी मोहन जी कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। और हम हरी मोहन जी को उनके चैनल्स पे भी देखते रहते हैं और हमारे चैनल पे भी बहुत शुक्रिया कि आप आए। और आज हम आपसे आरज़ू, बात करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आज आपने बुलाया। थैंक यू सो मच। हमेशा सर कोई मुश्किल सा टॉपिक होता है तो हमें आपका ही नाम ज़हन में आता है कि आप ही हमें समझा पाएँगे, क्योंकि आपके यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमें कोई ख़ास समझ में नहीं आते। हमारे लोगों को तो आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं और बड़े ज़बरदस्त शोज़ भी करते हैं उनके ऊपर। तो राहुल गांधी जी जो बहुत फ़ेमस हैं पाकिस्तान में, उनकी बात करेंगे। बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ चल रही हैं उनको लेकर और कभी वो सिख कम्युनिटी के बारे में कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, तो कभी वो देवी-देवताओं के बारे में कुछ बोल देते हैं। तो ये चल क्या रहा है? मतलब इतने कन्फ्यूज़ किस्म की स्टेटमेंट्स क्यों आती हैं उनकी? आरज़ू जी, मेरा ऐसा मानना ये है, पाकिस्तान का जो बेस्ट पॉलिटिशियन है, जो इलेक्शन लड़ता है, हमारे यहाँ के वर्स्ट पॉलिटिशियन से भी नीचे है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी के रियल रूल्स हैं। उसमें एक नैरेटिव सेट किया जाता है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के कोई रूल्स नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी है ही। वहां तो एक एजेंसी है जो डेमोक्रेसी को चलाने का नाटक कर रही है, और जो उसके फेवर में बोलता है वो, यानी हम मुर्गों की जो लड़ाई होती है ना आपके यहाँ, तो वो होती है। हमारे यहाँ डांस ऑफ डेमोक्रेसी कहीं है, डेमोक्रेसी का एक रियल पार्ट है। उसमें क्या होता है कि असलियत में आइडियोलॉजी को देखा जाता है और आप जनता में किसका कितना भला कर रहे हैं वो देखा जाता है। हुँ, हमारे यहाँ एक वॉर ऑफ नैरेटिव होता है, और एक नैरेटिव हमारे यहाँ चल रहा है। और वो नैरेटिव क्या है? जो रियल नैरेटिव है कि अल्टीमेटली एक इंसान वो है जो हिंदू, अपने आप को हिंदू कहता है। उस हिंदू का मतलब कभी भी हिंदू नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर धर्म ही या रिलीजन ही हिंदू है, नहीं। हमारे यहाँ अगर आप हिंदू का मतलब ये है कि अगर आप भारत की संस्कृति यानी कल्चर को मानते हैं, भारत के लाइफस्टाइल को मानते हैं, और एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल को मानते हैं, इसे आपको समझना पड़ेगा, तब तो आप भारतीय हैं। अगर आप भारतीय भारतीय कल्चर को ही नहीं मानते, एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानते, और अरब कल्चर को इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, तो आप इंडियन यानी भारतीय नहीं। ये एक सिंपल नैरेटिव है। आरएसएस की डेफिनेशन में हिंदू वही है जो सबको माने। मेरे लिए आरजू जो सोच रही है वो भी ठीक है, भले ही वो मुझे गालियां बक रही है। और मेरे लिए एक, हाँ, रियलिटी है। टेक इट एज एन एग्जांपल। यानी अगर हम उसमें गॉड की अगर बात करें, तो हमारे लिए गॉड वो भी है जो कि, जैसे आप कहते हो सुप्रीम पावर, दैट इज अल्लाह। हम वो एक्सेप्ट करते हैं, हाँ है, क्योंकि जिसे आप अल्लाह कह रहे हैं वो हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ निर्गुण निराकार है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद हम फॉर्म्स ऑफ गॉड्स भी पढ़ते हैं। फॉर्म ऑफ गॉड का मतलब ये है कि अल्टीमेटली देयर इज अ क्रिएटर, जिसे आप एनर्जी कह रहे हैं, या आप यूं कहें कि देयर इज अ गॉड विच इज अ क्रिएटर। अदर इज अ वन हु मेंटेन्स द सिस्टम, एंड लास्ट वन इज द डिस्ट्रॉयर। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर जाती है, और उसमें बहुत सारी फिर अलग अलग फिलोसॉफीज है, सब चीजें हैं। दुनिया में कोई ऐसी फिलोसॉफी नहीं जो इंडिया में ना हो। और ये जर्मन थिंकर्स कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी फिलोसॉफी हो अगर है, या वे ऑफ लाइफ है, तो वो इंडिया में मिलेगा। और जो वे ऑफ लाइफ इंडिया में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा वे ऑफ लाइफ ये है कि वी एक्सेप्ट ऑल। हम सबको एक्सेप्ट करते हैं। आरएसएस के हिंदुइज्म को भी आप कहेंगे तो वो सबको एक्सेप्ट करता है। अगर मेरे से कोई तमिलियन या असमी या मणिपुर मिजोरम से आके मिलके आता मिलेगा, तो हम उसे बहुत प्यार से और बहुत, जैसे कहते हैं ना, खुशी मनाकर वेलकम करेंगे। हमारी इवन पार्लियामेंट के अंदर भी अगर आप देखोगे तो पता लगा हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो तमिलनाडु से, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो तमिलनाडु से। और उससे ज्यादा मजे की बात, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हमारे जो लीडर ऑफ, मतलब हमारी अपोजिशन पार्टी के एक इंपॉर्टेंट लीडर शशि थरूर, उनके बेस्ट फ्रेंड है, जो केरला से आते हैं।
अब उनकी अगर बेस्ट फ्रेंडशिप देखी जाए तो हमारे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है वो अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। शॉर्ट में मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडिया का जो बेसिक नेचर है इसे समझना है तो हमारे कल्चर को समझना होगा। उस कल्चर का एक हिस्सा रिलीजन है, यानी ब्रॉड वर्जन इज कल्चर, उसका स्मॉलर वर्जन इज रिलीजन, और उस रिलीजन में भी फॉर्म्स अलग अलग है। प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी कभी इस चीज को समझ ही नहीं पाता। राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं, वो कभी समझ ही नहीं पाते, और उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो समझ नहीं पाए, और उसके बाद अब इसे अंदाजा लगाइए, क्योंकि वो रिलीजन को समझ नहीं पाए और हिंदू रिलीजन को नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि इंदिरा गांधी के बाद कोई भी रियल हिंदू फैमिली के अंदर पला बढ़ा ही नहीं है। मींस अगर आप राजीव गांधी को देखते हैं तो फादर एक पारसी थे, तो जो कल्चर था वो हिंदू प्लस पारसी मिक्स्ड था, दैट वाज एक्सेप्टेबल। उसके बाद राजीव गांधी की शादी जो है वो सोनिया गांधी से हुई। सोनिया गांधी क्रिश्चियन। अब वो हिंदू धर्म भले ही अपना ले, जो पले बढ़े ही इटली के अंदर है, क्या वो इंडियन कल्चर को समझ पाएंगे? वो हिंदी तो अपना ढंग से बोल नहीं पाते। कोई इंडिया की एक लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश, क्या वो अच्छे से बोल पाती है? आंसर है नहीं। उन्होंने सिटीजनशिप तक तो अपने आने के 25 साल बाद ली है। अंदाजा लगाकर देखिए, 25 years later she assumed the citizenship of India. She applied for. तो कल्चर क्या राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की अपब्रिंगिंग के अंदर इंडियन या हिंदू कल्चर रहा होगा, या इटालियन कल्चर मिक्स हो गया होगा? आंसर है कि राहुल गांधी का जो और यही रीजन है, राहुल गांधी को कभी कोई इंडियन लड़की पसंद ही नहीं आई। आप राहुल गांधी की जितनी गर्लफ्रेंड्स के नाम जो एलिगेशन है, प्रूफ नहीं है, उनको आप उठाकर देखिए, सारी की सारी लैटिन अमेरिकन या यूरोपियंस है। और हमारा ये जो लीडर है, जिसे हमें मानना पड़ रहा है मजबूरी में अपना, क्योंकि इनके फादर जो थे वो इंडियन थे, क्या इनको मतलब आप सोचकर देखिए आरजू जी, मतलब कोई एक आपके सामने आपका कोई ब्रदर है या कोई सिस्टर है या कोई रिलेटिव है, वो 2-3 महीने गायब हो जाता है, उसके बाद आता है फिर गायब हो जाता है, फिर आता है फिर गायब। उससे कह रहे हो भाई शादी कर ले, कि मैं नहीं कर रहा, कुछ भी कर लो, ही इज रिलेक्टेंट, तो शक तो पैदा होगा। हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई बात नहीं, वो एक इंडिविजुअल है। लेकिन जब एक प्राइम मिनिस्टर की या कैंडिडेट टू अ प्राइम मिनिस्टर की बात की जाती है, तो वहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि आपको एक चैलेंज फेस कर, आपके ऊपर पूरी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो जो कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। और वहां पर अगर आपकी जो डिवोशन है, जो लॉयलिटी है, जो कमिटमेंट है, वो अगर डिवाइडेड है, तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क तो लगेगा। अब प्रॉब्लम यही आ रही कि इंडिया में एक वेव क्रिएट हो चुकी है, जिसके अंदर एक वो आइडियोलॉजी काम कर रही है कि भाई वी ऑल आर इंडियन। एक आइडियोलॉजी वो काम कर रही है इंडियन कल्चर, और दूसरी आइडियोलॉजी वो काम कर रही है जो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो दो पार्ट्स में है, एक उसमें है क्रिश्चियन और दूसरा है इस्लाम। क्रिश्चियनिटी कभी भी दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट ही नहीं करती, और यही नेचर इस्लाम का। इस्लाम भी दूसरे किसी भी सेक्ट को किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो इवन अपने सेक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते, यानी शिया सुन्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अहले हदीस वाले किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जितने भी फिरके सब एक दूसरे के खिलाफ फतवे जारी कर रहे होते। अहमदियाओं को तो आपने मुसलमान मानने से ही मना कर दिए। हमारे हिंदुइज्म में ऐसा नहीं है ना। प्रॉब्लम यही है कि एक तरफ क्रिश्चियनिटी है और दूसरी तरफ इस्लाम है। और राहुल गांधी, इवन नॉट ओनली राहुल गांधी, पूरे का पूरा इंडिया का जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, इंडिया से वेस्ट में जो भी है, वहां पर जितनी भी जो भी आइडियोलॉजी को मानने वाले, वो 3 तरीके की हैं। चाहे वो ज्यूज हो गए, वो भी नहीं मानते किसी को, क्रिश्चियंस भी नहीं मानते, इस्लाम भी नहीं मानता। अब राहुल गांधी उनको टो करते एक, यानी एज अ रिलीजन। तो जो वो देवी देवताओं की असलियत में बात कर रही है, वो असलियत में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है और एजेंट ऑफ वेस्ट काम कर रहे हैं। दूसरा, अब प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग बेस ऑन द नेम ऑफ हिंदुइज्म, ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट,
ऑन द नेम ऑफ डेडिकेशन टू द कंट्री। अच्छा, आज मुझे आपको मजेदार बात बताऊं, इंडिया की जितनी पार्टी उठाकर देख लीजिएगा, मैं ओपन चैलेंज आपके चैनल के थ्रू भी कर रहा हूं, इंडिया की जितनी पार्टी उठाकर देख लीजिएगा, वो उनमें से सिर्फ एक बीजेपी ऐसी है जो जिसका कार्यकर्ता है, जिसका जो कैडर है, जिसका जो सपोर्टर है, वो कहता है मैं इंडिया को वोट दूंगा, आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं। वरना कांग्रेस वाले तो इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि मैं राहुल गांधी को पसंद करता हूं, अखिलेश यादव के सपोर्टर इसलिए क्योंकि वो यादव हैं, मुस्लिम्स किसी को भी वोट कर रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एंटी मोदी है। भाई इंडियन कौन है? इंडियन वो है जो बीजेपी को वोट कर रहा है, वो जिस मुद्दे पर वोट कर रहा है वो इंडिया के नाम पे। अब ये लोग पहले क्या थे, वो कम थे, अब बीजेपी इस चीज में कामयाब हुई है कि ऐसी नंबर को बढ़ाना शुरू कर चुकी है, और आज के दिन वो जम्मू कश्मीर से लेकर जहां पर उसकी प्रेजेंस है, तमिलनाडु तक जहां उसको 18% वोट मिला है, केरला तक जहां पर उसे भले ही एक सीट मिली लेकिन 22% वोट मिला है, यानी केरला के अंदर 22% लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। भले ही हार गए, भले ही सीटें कमा गई, कोई बात नहीं, हमारे यहां चलता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर और गुजरात तक सिर्फ बीजेपी है, कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहां बीजेपी नहीं है। लेकिन कांग्रेस आप उठाकर देख लीजिएगा, हिमाचल से शुरू हो जाएगी, जम्मू कश्मीर से कांग्रेस की एक गवर्नमेंट तो हिमाचल में है, उसके बाद वहां से 2000 किलोमीटर दूर दूसरी गवर्नमेंट हैदराबाद यानी तेलंगाना में है, बीच में कहीं कांग्रेस है ही नहीं, कहीं कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं। नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश से शुरू हो जाएंगे और गुजरात तक के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक झारखंड के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट मिलेगी, वो भी कांग्रेस अलायंस में है, वरना है ही नहीं। पूरे 29 स्टेट्स के अंदर अगर आप उठाकर देखते, 28 स्टेट जम्मू हट गया, 28 स्टेट्स में उठाकर देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहां है कांग्रेस? हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटका, 3 जगह, 3 स्टेट्स है बस, वहां और कहीं पे कांग्रेस है ही नहीं। अब मुझे ये बताइए कि अल्टीमेटली एक तरफ बीजेपी है जो अप्रोक्सीमेट 22 स्टेट्स के अंदर, दूसरी तरफ कांग्रेस है जो सिर्फ 3 स्टेट्स में है, और उससे बड़ी बात कि हमारे यहाँ कम से कम 10 स्टेट्स ऐसे हैं, 10 स्टेट ऐसे हैं जहां कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली या एक सीट मिली। अब आप बताइए, उसके बाद अब ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल है राहुल गांधी का कि इनके निकम्मेपन ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, मतलब जड़ें खत्म कर दी। अब राहुल गांधी उन जड़ों को दोबारा से गेन करने की कोशिश कर रहा था। 2024 के इलेक्शंस ने राहुल गांधी को एक जैसे कहते हैं रे ऑफ होप दी। रे ऑफ होप क्या थी? रे ऑफ होप ये थी कि कैसे भी करके, मतलब राहुल गांधी पूरी ताकत लगा के सारे जुगाड़ करके सारे के सारे अपोजिशन वाले इकट्ठे करके 99 सीट्स ले आए राहुल गांधी, और मोदी की 60 सीटें 60 सीट्स नीचे हो गई। अब आप अंदाजा लगाकर देखिएगा, बीजेपी की 60 सीट्स कम हो गई और राहुल गांधी की 50 सीट्स बढ़ गई। इसका जो बेनिफिट मिला, हालांकि बीजेपी के सारे एलाइज को नुकसान हुआ, लेकिन इसका जो फायदा हुआ वो राहुल गांधी को हुआ। अब राहुल गांधी कॉन्फिडेंट है, और लोग जो एंटी मोदी माइंडसेट वाले थे उन्हें लगा कि राहुल गांधी जो है कैसा भी है मोदी को रोक सकता है। तो यानी एक तो फैक्टर हो गया डोमेस्टिक, जिसके अंदर राहुल गांधी ऐसी उठपटांग बातें कर रहा है। लेकिन सर एक सेकंड सर, इस तरह के जितने भी लीडर्स होते हैं जैसे राहुल गांधी हैं या उनके लेवल के एडवाइजर्स भी तो होते हैं इनके, इनको कोई एडवाइस नहीं करता, कोई बताता नहीं कि आपने क्या बात करनी है। मैं इसी चीज पे आ रहा हूं। असलियत में आप ये देखिए, जब भी कोई भी बात बोलता है ना, तो असलियत में उसे पता है मुझे किसको सुनाना है। हर चीज सुनाने के लिए तो होती है नेता की, नेता को पता हो, नेता तो वही है जिसको पता हो कि वो किसे सुना रहा है। तो असलियत में यहां पर भी यही हुआ है, राहुल गांधी को पता है कि वो किसे सुना रहा है। देखिए, राहुल गांधी उसको सुना रहा है जो एंटी मोदी है, और डर बैठा रहा है कि देखो मोदी अगर आ गया तो कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा, मोदी आ गया तो तुम्हारे को खतरा होगा, ये होगा वो। अब इस प्रॉब्लम को हमें समझना है कि राहुल गांधी खेल क्या कर रहा है। राहुल गांधी यही खेल कर रहा है कि सिखों को भड़का रहा है, लेकिन सिख जानते हैं अब सिखों को क्यों भड़का रहा है।
और इसके पीछे क्या है, पहले तो उसके पीछे के फैक्टर को समझिए। ब्रिटेन, अमेरिका या डीप स्टेट जो हम कहते हैं, वो जो डीप स्टेट है वो कभी नहीं चाहता, ये वही डीप स्टेट पाकिस्तान में भी नहीं चाहता कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इसलिए जानबूझकर उसने एक ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश कर रखा है जहां पर बंदे रिटायरमेंट के बाद उन्हीं कंट्रीज की गोद में जाके बैठ जाते हैं। कोई पिज्जा डिलीवरी की दुकान खोल लेता है, कोई आइलैंड खरीद लेता है, जाते वही है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने एक सिस्टम खड़ा कर दिया अमेरिकन ने, और वो सिस्टम काम कर रहा है। और हर नए बंदे को कह देते हैं तुझे वो आइलैंड मिल जाएगा, तुझे ये मिल जाएगा, तो ये काम करता है। भाई 70 साल के अंदर 100 बंदों को, 200 बंदों को उसने अमेरिकन ने सेटल कर दिया होगा। लेकिन वो जो 200 बंदों के बाद जो लोग हैं वो भी तो उसी होप में हैं, तो काम भी वही कर रहे हैं। इसलिए आपके यहां तो गवर्नमेंट बनती ही नहीं है। गवर्नमेंट बनेगी भी तो पपेट बनेगी, और जो थोड़ी सी आवाज उठाएगा वो भाग जाएगा, और मजे की बात, भाग के भी वही जाएगा जिसने बर्बाद किया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, मोदी बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, और वो इस लेवल के स्ट्रांग हो चुके हैं, 10 साल के राज में उन्होंने कभी नहीं सुनी, अमेरिका से लेकर किसी की भी नहीं सुनी। नतीजा उसका ये हुआ कि अमेरिका को एक पपेट चाहिए जो बोले और बोलता रहे। मतलब ये नहीं है, और बस क्या बोले वो वहां से ट्वीट करके वहां से वो टूल किट आ जाती है। इसीलिए आप देखोगे, जैसे अभी राहुल गांधी अमेरिका गए, अमेरिका अमृत सिंह नाम की एक लेडी से मिले। अमृत सिंह कौन है? अमृत सिंह असलियत में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की बेटी है, एक बात। दूसरी बात, वो जॉर्ज सोरोस की जॉर्ज सोरोस जो दुनिया में हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए जाना जाता है, और जबरदस्त लेवल पर जाना जाता है। वो हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को खत्म करता है। वो चाहता है कि हर कंट्री उसके कहे अकॉर्डिंग काम करे, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। वो मनमोहन सिंह की बेटी उसमें काम कर रही है, और राहुल गांधी के एक बेस बना रही है। मणिशंकर अय्यर जो आपके पाकिस्तान के बड़े फेवरेट भी हैं, उनकी बेटी जो है वो जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन में काम कर रही है। बल्कि उनकी फाउंडेशन को जॉर्ज सोरोस से पैसा मिलता है, और वो भारत के बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती है। तो असलियत में प्रॉब्लम यही है कि इंडिया का एक लीडर जो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए डेस्परेट है, मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना ही बनना है, चाहे कुछ हो जाए, और वो ये मानकर बैठा हुआ है कि ही इज द ट्रू यू कैन से पर्सनैलिटी हु कैन बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि उसके खानदान से 3 निकल चुके हैं, तो चौथा वो होगा। तो अब प्रॉब्लम यही आ रही है कि अब उसे सामने मोदी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब जी चलो मोदी को हटा दोगे तो यूं भी आ जाएगा। और आज के दिन तो इंडिया के अंदर हालात ये हैं कि मोदी से ज्यादा पॉपुलैरिटी योगी की है, और हो सकता है 2027, 28, चलो 29 में आपको दिखाई दे कि लोग कहें कि मोदी जी अब आपसे हो गया, तुम जितने तुमने किया था उसके लिए बहुत थैंक यू वेरी मच, अब योगी जी को आने दो, नेक्स्ट लेवल लीडर है। मगर सर वो तो बहुत सेंसिटिव चीजों पे बोल रहे हैं ना, कभी वो हिंदू देवी देवताओं पे बात कर देते हैं, तो कभी वो सिक्योरिटी के ऊपर आ जाते हैं, तो इतनी सेंसिटिव चीजों के ऊपर जो है वो बात करेंगे तो उनको नहीं पता कि नेगेटिव आएगा। जी, सेंसिटिव चीजें जो है ना, एक्चुअली क्या है कि फॉल्ट लाइंस क्रिएट कर रही है। मैंने अब जैसे अभी आपको बताया ना, हिंदू धर्म एक ऐसा ही धर्म है उसमें हर कोई एक्सेप्टेबल है। तो हमारे यहाँ एक सेक्शन ऐसा भी है जिसको ये अंग्रेजों ने पढ़ाया था कि आप बड़ा परेशान रहे हैं, आपके पुरखों को अपर कास्ट में बहुत मारा था, प्रॉब्लम क्रिएट की थी, ये था वो था ऐसे था वैसे था, इसलिए आपको अलग देश बनाना है। अब जैसे ही उसको कहा कि इसको अलग देश बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं सिचुएशंस जो थी वो इसके फेवर में मतलब एक अलग देश नहीं तो कम से कम आप अलग हैं, जिन्हें हम यहाँ पर शेड्यूल कास्ट कहते हैं और शेड्यूल ट्राइब, उन्होंने एक अलग कैटेगरी बना दी। अब उनमें से बहुत से लोगों को हिंदू धर्म से नफरत करने सिखाई गई। तो आज एक सेक्शन ऐसा है जिसे हम दलित कहते हैं, उसने राहुल गांधी को वोट दिया था, लेकिन वो ये कह रहा है उसको मैसेज देना है कि जो देवी देवता होते हैं ना, देवता होते हैं, ये गॉड वोट नहीं होते, समझे, और हिंदुओं को चिढ़ा रहा है। तो इससे क्या होगा, वो जो दलित वोट बैंक है उसको लगेगा कि कोई तो ऐसा है जो ब्राह्मणों को गालियां पकड़ा है। ओबीसी जो है वो मतलब जो भी एंटी मोदी होगा उसको सुना रहा है, और उनका एक नेचर है, क्योंकि मोदी जय श्री राम बोलते तो हम नहीं बोलेंगे जय श्री राम, क्योंकि मोदी हिंदू है तो हम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोदी है, अपनी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई।
ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है और ऐसे ही सेंसिटिव इश्यूज को क्रिएट करके फॉल्ट लाइंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और ये काम ओपन सोसाइटी फाउंडेशन या जॉर्ज सोरोस एंड गैंग के लोगों ने, जिसे कहते हैं राहुल गांधी के एडवाइजर्स को अपॉइंट किया। और ये सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, डीके शिव कुमार जो है कर्नाटका के लीडर, वो भी अमेरिका पहुंचे हुए हैं। अच्छा, तमिलनाडु के जो स्टालिन है वो भी अमेरिका में है। अब कर्नाटका से जो है वो भी अमेरिका जाने वाले हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, तेलंगाना से, तो अंदाजा लगाइए 4 बड़े स्टेट्स के जो लीडर्स हैं वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, और एक ही टाइम पे बैठे हुए हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं ये? और सारे अपोजिशन लीडर्स हैं। और ये भी रिकॉर्ड है कि जब जब राहुल गांधी बाहर होके आते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, भारत के अंदर कोई ना कोई बड़ा बवाल होता है। अब वो बड़ा बवाल क्या है? हमारे यहाँ वक्फ प्रॉपर्टीज के नाम पे एक एक्ट पास हो रखा है, होने जा रहा है, बीजेपी अड़ी हुई उससे पास करेंगे। और इनको पता है कि अगर वो पास हो गया तो हिंदू वोट बैंक यूनाइट होगा, तो हम सारे मुसलमान मिलके मुसलमानों को भड़का के इंडिया में टर्मोइल क्रिएट करवाएंगे, फॉल्ट लाइंस क्रिएट करेंगे, और उसकी तैयारी चल रही है अभी। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है आरजू जी कि इंडिया के अंदर एक अलग ही लेवल की कहानी है, और राहुल गांधी उसमें अपनी रोटियां सेक के अपना काम करके प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो प्राइम मिनिस्टर बनने के साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम इनके साथ ये आ रही है राहुल गांधी के साथ, कि ये अंधे हो चुके हैं इस चीज में कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहे कुछ हो जाए। भाई 54-55 के तो हो चुके हैं, 29 के अंदर ये अप्रोक्सीमेट 60 के आसपास के हो जाए, और एक बंदा 60 साल की उम्र में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और अगर मान लिया योगी आ गया, 15 साल और नहीं हो तो 75 की एज तक तो दिया बुझ चुका होगा। मतलब वैसे भी टाइम नहीं है ना। अब इसको लग रहा है कि यार मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है, और इसीलिए वो हर वो फॉल्ट लाइंस को टच करने की कोशिश कर रहा है जहां से इसे लगता है कि वोट मिलेगा, सेंसिटिव इश्यूज को। टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है ना, टाइम बहुत तेजी से जा रहा है। हाँ, तो वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट तेजी से नहीं, उसको एक्चुअली टाइम तेजी से जाए ना जाए, खाली बैठा बंदा है, टाइम कहां से तेजी से निकलेगा। असलियत में ये है, डेस्परेशन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मोदी का नेक्स्ट लेवल बैठा हुआ है और वो इनसे भी ज्यादा खूंखार है, और पॉलिटिकल मैनेजमेंट उसकी इससे ज्यादा है, मोदी से भी ज्यादा है। तो लेकिन बारी आने पर है ना, हमारे यहाँ इमरान खान जो है, अब सॉरी अब ठीक है, मैं कह रही थी हमारे यहाँ जैसे इमरान खान लेट 60s में आए हैं, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन के। प्राइम मिनिस्टर तो थोड़ा मेच्योर ही सही रहता है, लेकिन फिर भी इनको जाहिर है कि काफी टाइम से इनके खानदान में चलता चला आ रहा था ना कि दादी भी प्राइम मिनिस्टर तो फादर भी प्राइम मिनिस्टर, तो इस तरह की चीज सिखाई गई। जैसे बिलावल भुट्टो को कहा गया कि जी आपके नाना भी प्राइम मिनिस्टर, मदर भी, तो अब इन्होंने भी बनना है। प्राइम मिनिस्टर इस आदमी के लिए सर्व करने के लिए नहीं है, कंट्री को सर्व नहीं करना है, इसे एंजॉय करना है। इन्होंने पार्टियां जो है हमारे नेवी के शिप्स के ऊपर करनी है। हमारे नेवी के शिप्स को हमारे कंट्री के एनिमीज से कोई मतलब नहीं होता उस टाइम पर। ये लोग क्या करते हैं, वो नेवी के शिप्स को वो करने की जगह क्या करते हैं, वहां से उन शिप्स के जनरेटर्स को जाके एक सेपरेट आइलैंड में पार्टी करने के लिए यूज किया जाता है। इनके पिताजी भी ऐसे करते थे, राजीव गांधी भी, ये भी ऐसे करेंगे। भाई 20-20 साल के लिए करके, मतलब 20-20 दिन के लिए क्या करने जा रहे हो तुम? और बता के तो जाओ, किससे मिल रहे हो पता तो होना चाहिए कंट्री को, ताकि हम डॉट्स कनेक्ट करें। आप वो भी नहीं बता रहे। फोटो, मतलब जासूस लोग जो आसपास वाले होते हैं वो जो फोटो बता रहे होते हैं। ये प्रॉब्लम इनके साथ है, और इसी वजह से कंट्री जो है इनसे कहीं ना कहीं गुस्से में है, और यही प्रॉब्लम जो है फिर आगे जाके बड़ी हो जाती है। और फिर राहुल गांधी कहते हैं नहीं 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 नहीं, यहाँ इंटॉलरेंस है। अरे भाई तुम्हारी हरकतें देखो, ये प्रॉब्लम है जी। आप डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए। और ये खैर उनकी वो पहले वाली वो जो न्यूज चल रही थी जिसमें उन्हें ढूंढा जा रहा था कि वो कहाँ जाते हैं और क्या है, वो तो खैर यहाँ पर भी डिस्कस हुई है। लेकिन डेफिनेटली ये चीज जो है मेरे ख्याल है इनके तरह के, इनके लेवल के जो पॉलिटिशियन है उन्हें बात करते हुए थोड़ा सा सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, और किसी को या किसी के रिलीजन को तो हर्ट नहीं कर रहे। इसीलिए तो पाकिस्तान में राहुल गांधी फेवरेट है कि वो बन गया तो पाकिस्तान के 90% प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन वो बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे अभी भी। यहाँ की बदकिस्मती है कि बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, वरना अगर बनते हुए दिखाई देते हैं तो प्रॉब्लम ही क्या है।
देखते हैं सर किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पल-पल जो है वो खबर बदलती रहती है, हालात बदलते रहते हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि पूरी तरह से कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। हो सकता है योगी जी ना आके कोई और आ जाए, लेकिन बहरहाल देखते हैं, इसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। बहुत शुक्रिया कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू। थैंक यू अर्जुन। थैंक यू।